अगला टॉपिक है सर जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा इफेक्ट। हमने इंडक्टिव इफेक्ट खत्म करा, हमने मीजोमेरिक इफेक्ट खत्म किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहला डाउट, मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाने जा रहा हूं, उसको पढ़ाने से पहले क्वेश्चन यहां पर क्रिएट करना चाहूंगा। जैसे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है सर, इसका लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। सर यहां पर अगर हम देखें, अगर एग्जाम में मुझसे पूछ लिया जाए ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में इसका लेंथ होना चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम, मगर नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि सर अभी तो आपने बताया है कि सिंगल का लेंथ 1.54 है और आप अभी के अभी जो है अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो मैं मुकर नहीं रहा बच्चों, मैं आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं कि यहां पर लेंथ 1.54 क्यों हुआ। ये एक इंटरमिशन है, इसका जवाब जो है हम थोड़ा लास्ट में आपको बताएंगे। यहां पर से जो है इस चीजों को अभी हम वापस से क्लियर करते हैं। तो बच्चों यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्डेड सिस्टम कॉल हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसे हम एच इफेक्ट भी बोलते हैं। इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलेंगे, इसे हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप, कोई ऑर्डर आपको याद नहीं रखना है, मगर दो चार पॉइंट से जो हमें यहां पर याद रखने हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोकैटायन। बच्चों आपको अल्फा हाइड्रोजन याद रखने हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और सर इस पर जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। सर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 है सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, और अगर नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। sp3 कार्बन होना चाहिए। एग्जैक्टली बच्चों, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है वो अल्फा कब होगा। अभी अगर आपसे पूछा जाए सर यहां पर अल्फा कार्बन है या नहीं है, अभी इस कार्बन से क्या अब सर आप बताइए अल्फा कार्बन है या नहीं है? अभी है सर। सर ने बोला अल्फा कार्बन तो है। सर बताइए अल्फा हाइड्रोजन 9 है या नहीं है? नहीं है सर। यहां सर ने बोला यहां पर 9 अल्फा एच नहीं है, मगर बच्चों को दिख रहे हैं कि यहां पर 9 अल्फा एच है। तो वो देखिएगा क्यों, क्योंकि ये वाले कार्बन बच्चों अल्फा नहीं है। ये जो है sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3, ये अल्फा है। अब इस पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं जुड़ा तो ये अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। मतलब डायरेक्टली अटैच जो अल्फा कार्बन है उसी से जुड़े हुए हाइड्रोजन आपको काउंट करने हैं। तो चलिए यहां पर जो है हम इसको डिस्कस करते हैं कि अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है। देखिए बच्चों यहां पर जो है कंडीशन, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, और तीसरा अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। सर यहां पर अगर आप देखें ये sp2 है, डायरेक्टली अटैच sp3, तो सर हम ये कह सकते हैं यहां पर अल्फा कार्बन 3 है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 9 है। मतलब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। सर यहां पर लगेगा या नहीं लगेगा? ये बच्चों बॉन्ड लाइन नोटेशन यहां पर दिया हुआ है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 4 है, क्योंकि ये दोनों अल्फा कार्बन है। तो इस तरह से हम अल्फा कार्बन यहां पर चेक कर सकते हैं। अब होगा कैसे होगा वो देखिए बच्चों, sp2 और sp3 में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ शिफ्ट करा दे तो जैसे शिफ्ट कराएगा यहां डबल बॉन्ड आएगा और ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। अब दूसरा डाउट आता है कि सर अल्फा एस तो ये भी है, ये भी है, क्या सर ये भी हो सकते हैं? यस, ये भी हो सकते हैं। इससे मूव करा दें तो ऐसा बन जाएगा, इससे मूव करा दें तो ऐसा बन जाएगा। मतलब तीनों अल्फा एच इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड या पाई बॉन्डेड सिस्टम पर नजर आएगा। तो यहां पर हमने डिस्कस किया। अब अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकैटायन के पास होने से क्या हुआ? सर इसको इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हुआ, मतलब कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया। अब यहां पर हम बात करें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब यहां पर जो है 3 ये अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड हमने तोड़े और इस तरह के स्ट्रक्चर हमने यहां पर ड्रॉ कर दिए।
तो बच्चों यहां पर हमने बात करी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों हम यहां पर कुछ एक एक दो एग्जांपल से निकलेंगे, फिर सर बाद में तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ मिलाकर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सर यहां पर अगर आप देखें, जैसे ये कार्बोकेटाइन दिया है सर, कितने अल्फा एच हैं यहाँ पे सर 6। सर यहां कितने अल्फा एच हैं 3। तो सर मैं ये कह सकता हूं ए इज मोर स्टेबल देन बी। सर यहां पर अगर हमसे पूछ लिया जाए इसमें कितने अल्फा एच हैं, यहाँ पे सर होंगे 3 and 2 and 2 7 अल्फा एच है बच्चों यहां पर। और यहां पर सर अगर यही स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना दिया, इसमें कितने अल्फा एच होंगे 1। और यहां पर अगर हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया तो इसमें अल्फा एच का नंबर होगा 3। तो देखिए बच्चों यहां 3 अल्फा, यहां 1 अल्फा, सॉरी यहां पर 7 अल्फा, यहां 1 अल्फा, यहां 3 अल्फा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। इस तरह से जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर जो है सर वापस से जो है इसको क्लियर करके आगे डिस्कस करेंगे चीजों को। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर अल्फा एच का नंबर 9 है, यहां अल्फा एच का नंबर 7 लिख दे सर। कुछ बच्चे 7 लिखना चाहते हैं सर हमें देखकर, सर ये अल्फा है, ये अल्फा है, मगर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर 6 अल्फा है, यहां पर 5 होंगे नहीं, यहां पर 3 अल्फा होंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इस तरह से सर हम कंपेयर कर सकते हैं। अब आता है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। सर फ्री रेडिकल में अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 लिखा जा सकता है सर? नहीं सर, सर ने बोला 9 नहीं लिखा जा सकता है। शायद किसी कुछ बच्चों को लग रहा होगा 9। यहां पर सर अल्फा एच का नंबर जो है 0 है और यहां पर अल्फा एच का नंबर 7 है। तो अल्फा एच बच्चों अगर आपको काउंट करना आता है तो मैं कह रहा हूं टॉपिक ही खत्म है हाइपर कॉन्जुगेशन। एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सर यहां पर देखिएगा, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक मतलब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। एक बच्चा मेरे को आके बोलता है सर आधा इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, आधा इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आधा नहीं है। इस हाफ एरो का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहां पर आप बच के रहिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे आए ये बॉन्ड बन गया। अब सर इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, तो यहां पर हमने जो है इतना सा बोला है कि 3 हाइड्रोजन जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए सर अगेन हम बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो सर यहां पर भी वैसे ही कंपेयर करेंगे। इसमें अल्फा एच का नंबर 9 है, इसमें अल्फा एच का नंबर 6 है और इसमें अल्फा एच का नंबर 3 है। तो देखिए बच्चों ए बी सी 3 यहां पर दिया हुआ है। तीनों में अगर स्टेबल फ्री रेडिकल की बात करें तो सबसे ज्यादा ए, उससे कम बी और सबसे कम सी। तो इस तरह से हमने जो है फ्री रेडिकल में भी इसे चेक करा। अब हम बात करते हैं यहां पर अल्कीन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड पर भी लगता है, पाई बॉन्ड पर भी ये लगेगा। sp2 sp2 एंड sp3। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन, इसे हमने अल्फा कार्बन बोला। और अगर इस पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो हाइपर लग जाएगा। हमारे पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन का एच इधर इन्वॉल्व हुआ तो सर इस तरह से ये मोमेंट होगा। और जैसे ही मोमेंट होगा तो यहां पर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने रिएक्शन में जब अल्कीन बनेगी तो वो बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते कैसे हमने डिसाइड करा। तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आ गए 9, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आ गए 7। तो इस तरह से हम यहां पर कह सकते हैं इसमें अल्फा एच का नंबर 7 होगा। तो बच्चों जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना कैटायन स्टेबल था, उतना फ्री रेडिकल स्टेबल था। एग्जैक्टली जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे अल्कीन भी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो यहां पर हमने देखा, ये यहां पर लिखा। अब अगला पॉइंट आता है, एक बच्चे ने बोला सर कार्बोकेटाइन में आपने हाइपर लगा दिया, फ्री रेडिकल में लगा दिया, अल्कीन में लगा दिया, सर इस एनाइन में भी लगा दो, इसका क्या कसूर था? तो कसूर तो था इसका, और वो कसूर क्या था? सबसे पहली बात तो ये अल्फा एच ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात अगर हम ये कहें सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कोई ड्राइविंग फोर्स यहां पर नहीं है इसको आगे मूव कराने का।
अगले स्लाइड में अगर हम देखें तो यहां पर हमने कंक्लूजन निकाला, कैटाइन अल्फा एच के इक्वल रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्री रेडिकल भी वैसा, और अल्कीन का स्टेबिलिटी भी उसी तरह से रहेगा। अब सर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे कंप्लीटली तो उसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। बट अगर अल्फा कार्बन पर H की जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है और इलेक्ट्रॉन ना देकर वो इलेक्ट्रॉन ले तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब यहां भी सर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने वाला है। यस, यहां पर जो है अगर हम बात करें तो सर यहां पर जो है ये sp2, ये sp2 और ये sp3, तो सर इसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन 1 है और अल्फा क्लोरीन जो है 3 है, और ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ करेगा तो ये यहां पर बाहर आ जाएगा और यहां पर हाइपर लगेगा, मगर यहां पर रिवर्स लगेगा। इसे हम -H इफेक्ट बोलेंगे और इस CH3 को हम +H इफेक्ट बोलेंगे। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो CX3 ग्रुप है, X हेलोजन है, ये जो CX3 ग्रुप है, ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा। सर अगर हम बच्चों की बात करें, हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बच्चों सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है CCl3, ठीक है, CS2Cl भी नहीं याद रखना है आपको, तो आपको तो सिर्फ CCl3 याद रखना है। इसी तरह से जो है हम यहां पर डिसाइड करने वाले हैं। सर ये मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, तो यहां पर CCl3। अब अगर हम यहां पर बात करें CCl3 का कौन सा इफेक्ट, -H। अब सर यहां पर H इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में किस तरह से सर sp2 से अटैच sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आ गए 3। सर क्या यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा? बिल्कुल होगा सर। कैसे लगेगा सर? अल्कीन पे लगता है, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां और पाई बॉन्ड आगे, तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपके। मतलब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब यहां से यहां तक तो आपने करा दिया, अब आगे जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, वो आप पीछे चले जाओ, वो रेजोनेंस है। यस बिल्कुल। तो यहां पर जो है सर वापस से आपका कॉन्सेप्ट लग गया और इस तरह से स्ट्रक्चर यहां पर हमने ड्रॉ कर दिए। मतलब +H ग्रुप भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और सर जितना चार्ज ऑर्थो पे उतना ही पैरा पे है, मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मगर सर इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। बट सर अगर कभी हमसे पूछा जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा या हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जनरली बच्चों, जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। जनरली मैंने वर्ड यूज करा है, हो सकता है कोई ऐसा एग्जांपल आपको दिख जाए, मगर जनरली आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो है हाइपर डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर हमने जो है ये लिखा, अभी देखिएगा इसे एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहां पर अल्फा एच का नंबर 2 है, यहां अल्फा एच का नंबर 1 है और यहां अल्फा एच का नंबर 0 है। सर अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ए में ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा? ए में ज्यादा होगा। सर मेरे और इन स्टूडेंट्स का डाउट ये आ जाएगा जब ये पढ़ेंगे, सर आपने तो बताया था जितने ज्यादा कार्बन उसका प्लस ही ज्यादा होता है, फिर आप यहां पर क्या देख रहे हैं? तो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहां पर जो है ये डोमिनेट कर जाएगा फैक्टर। और ये तो ये पॉइंट से जो हमने डिस्कस कर लिए, आने वाला इलेक्ट्रो लवर इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा पे जाएगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हम इसे बोल सकते हैं। अब ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन सर बिल्कुल क्लियर है, -H है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन लगेगा ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे। तो सर इसे एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग। सर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? बिल्कुल ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा सर, मेटा पे जाएगा। मेटा पे जाएगा क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। तो इस तरह से आप यहां पर इसको बोल सकते हैं, मगर लगेगा जो है ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करेगा, परमानेंट है, एक बार लग गया तो लगता रहेगा। कहने का मतलब अगर यहां पर इस CH3 की बात करें, इसका +H इफेक्ट लग रहा है तो लगता ही रहेगा, अब वो शाम को भी लगेगा, कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा, जब तक ग्रुप जुड़ा है परमानेंटली ये लगता रहेगा। एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, तो यहां पर ये डिपेंड नहीं करेगा। अब अगर हम यहां पर इसमें बात करें जर्नली, बच्चों जर्नली dominate than inductive effect but less dominant than mesomeric and resonance effect। तो मतलब आप यूं समझिए, किसी क्वेश्चन में आंसर सर मीजोमेरिक ला रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन ला रहा है, तो हमें किसकी बात माननी है? मीजोमेरिक की। अगर किसी क्वेश्चन में हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव आंसर ला रहा है तो किसकी बात माननी है? हाइपर की बात हमें यहां पर मानकर चलना है।
इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है, बट अगर हम हाइपर की बात करें तो ये वाला ऑर्डर होता है। सिंपल सी बात है सर, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होते हैं, बॉन्ड तोड़ना है और बॉन्ड तोड़ना है, तो ये वीक बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा, टूट जाएगा। तो यहां पर H का प्लस H इफेक्ट ज्यादा रहेगा और इसका कम, और इसका सबसे कम रहेगा। तो सर अगर किसी एग्जाम में CT3 से आंसर आ रहा है और CS3 से आंसर आ रहा है, मतलब प्लस I और प्लस H दोनों देख रहे हैं, तो हमें डिसाइड क्या करना है? प्लस H से करेंगे, प्लस H से आंसर डिसाइड करना है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर सर ने बताई है। अब सर यहां पर जो है इस क्वेश्चन में बात करें, क्या इसमें अल्फा H है? अल्फा H है सर, अल्फा H है। कितने अल्फा H है यहां पर? 3। और यहां पर H का आइसोटॉप है D है अल्फा। तो मतलब H और D में से प्लस H इसका ज्यादा है, तो मतलब कार्बोकेटाइन भी यही ज्यादा स्टेबल, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। सर यहां पर आप क्या करने वाले हैं? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। अल्फा कार्बन ही नहीं है सर, अल्फा कार्बन नहीं है बच्चों, तो आपको अल्फा H नहीं देखना है, फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, और इंडक्टिव के अकॉर्डिंग आंसर ये जाएगा। तो यहां पर अब अगला पॉइंट आता है, सर हमने हाइपर खत्म कर लिया है। यस बच्चों, खत्म कर लिया है। अब आपको जो है क्या देखना है? अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि इसमें प्लस H लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। सर अब ये ग्रुप लगा दूं तो बिल्कुल लगेगा सर। सर अगर ये वाला ग्रुप लगा दिया जाए तो लगेगा या नहीं लगेगा? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसका ज्यादा? फर्स्ट का ज्यादा सर ने यहां पर हमें बताया। सर इसी क्वेश्चन में अगर CS3 CD3 और CT3 लगा दिया जाए, प्लस H लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बच्चों सिर्फ अल्फा H देखना है, इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, ज्यादा किसका लगेगा? CH3। सर प्लस I क्यों नहीं देख रहा? पहले प्लस H देखना है यहां पर, ठीक है। अगर उससे आंसर डिसाइड नहीं होगा तो आप चेक कर सकते हैं। इतना सा हमने पढ़ा है, बस यही याद रखना है आपको, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ H इफेक्ट में। बच्चों पहला मैंने जब स्टार्ट किया था तब आपको बॉन्ड लेंथ के इंटरमिशन की तरफ हम लेकर जा रहे थे। सर यहां पर लेंथ है L1, यहां L2 या L3। सर प्योर डबल लग रहा है मुझे लग रहा है तीनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। एक तो प्योर डबल हो सकता है, बाकी दोनों मुझे लग रहा है प्योर डबल नहीं होने चाहिए। तो सर क्या होने वाला है सर यहाँ पर? सर यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो नहीं लगने वाला है। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये जो बॉन्ड है ये कंप्लीटली अब प्योर डबल होगा। यहां पर आपके पास में ये जो कार्बन है, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास में। और यहां पे आप देखिए डबल बॉन्ड के बाजू में ये अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएंगे सर। सिंगल बॉन्ड मतलब वो जो H है वो ट्रांसफर होगा, पाई मूव करेगा और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने से तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो जितने ज्यादा अल्फा H हाइपर उतना ज्यादा, सिंगल बॉन्ड आने का पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा, और पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो सर ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ABC में से लेंथ सबसे ज्यादा इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर जो है अगर कोई आपसे पूछ ले क्या ये प्योर डबल है, नहीं है, मतलब ये 1.34 नहीं है, उससे जो है बढ़कर कुछ आएगा, क्योंकि यहां जो है हाइपर से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं सर ये प्योर डबल नहीं है, बिल्कुल प्योर सिंगल नहीं है, क्योंकि हाइपर से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे और लेंथ कम हो जाएगा। तो बिल्कुल सर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपने बताया। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही बढ़ जाएगी। और अगर आपको डबल बॉन्ड दिए गए हैं तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा और बॉन्ड लेंथ उतनी ही बढ़ जाएगी। हाँ बच्चों, जो हमने बोला है ये लिखकर भी आपको यहां पर दे दिया है। अब एप्लीकेशन ऑफ H इफेक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। सर मुझे तो ये लगता है जिसको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखना नहीं आता वो करीब जो है बहुत सारे रिएक्शंस के क्वेश्चन गलत कर देता है, क्योंकि कई बार हमें अल्कीन वाला प्रोडक्ट बनाना होता है और बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। तो सर यहां पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, मतलब जितने अल्फा H उतना ज्यादा स्टेबल। तो सर इन दोनों में से कैसे चेक कर रहे हैं हम स्टेबिलिटी? बिल्कुल सर, डबल बॉन्ड के बाजू वाला अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो टोटल यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पे ये अल्फा अल्फा अल्फा
यहाँ पे मुझे 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 9 वाला ज्यादा स्टेबल। सर यहां पर जो है ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहां पर जो है ये 9 अल्फा एच है सर, ये इस जगह, ठीक है। और यहां पर सर जो है अल्फा एच का नंबर जो है वो 12 अल्फा है, तो यहां पर 12 अल्फा और वहां पर 9 अल्फा, तो वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें अल्फा एच का नंबर ज्यादा होगा। तो सर ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है? ए इज मोर स्टेबल देन बी, ऐसा हम कह सकते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन भी सर इसी तरीके से हमें देखना है। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है बच्चों। यहां पे देखिए आपके पास में फर्स्ट वाला जो कंपाउंड आपको दिया गया है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इस कंपाउंड में भी आपके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहां पे दिक्कत आ गई कि तीनों में ही आपके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो किस तरीके से हमें चेक करना है? यहां पे आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा जो अभी आगे बनाए हुए हैं। सर यहां पर इन दोनों में अगर हम बात करें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांस और सिस में ट्रांस की बराबर लिखा जा सकता है? नहीं सर नहीं, क्योंकि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़ा था। यस, हम दोनों ने जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब पढ़ाया था तब बताया था ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर, तो यहां पर जो है ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, सर एक बच्चे ने तो बोला सर ये भी तो सिस है, इसको तो लास्ट में ले जाए, ये सिस नहीं है बेटा, जीआई शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर सर जब इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया तो ये बना कार्बेनाइन बना और यहां पर कार्बेनाइन बना, ये वाला सर समझ में आ गया। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो गया 1 डिग्री अनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री अनाइन। तो इस वजह से आप ये कह देंगे दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस। और मैं कहूंगा बच्चों याद रखें, इस रीजन को याद ना रखें, इस ऑर्डर को याद रखें, तो आपको जो है ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सर इस क्वेश्चन में जो है कैसे अल्फा एच देखने वाले हैं? अल्कीन का स्टेबिलिटी देखना है बच्चों, वही अल्फा कार्बन, अल्फा, ये भी अल्फा, इधर वाला अल्फा और इधर अल्फा, तो आपके पास में टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 6 और 4 10 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हो चुके हैं। ये आपको जल्दी जल्दी देखना आना चाहिए, हमें तो आता है इस तरीके से, तो जल्दी बता रहे हैं। यहाँ पे 3 3 2 2, तो यहाँ पे आपके 10 अल्फा हाइड्रोजन है। बिल्कुल, यहां पे देखिए बच्चों, यहां पर ये अल्फा कार्बन और ये वाला भी अल्फा कार्बन, तो यहां 3, यहां पे 2 5 और यहां पर 1 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर ये अल्फा और ये वाला भी अल्फा है, यहां 1 और यहां पर 2, तो टोटल यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास में आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर बी, फिर सी। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर आ गया ए बी सी, या में आना चाहिए। जब आप रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो एक प्रोडक्ट हो सकता है आपका ए बन रहा हो, एक बी बन रहा हो, तो आपको डिसाइड करना है कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा, और वो डिसाइड हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन से। सर अगले क्वेश्चन में तो जो है अल्फा एच तो दोनों में ही बराबर है। अब क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पर? एक और फंडा हमने पढ़ा था रेजोनेंस नाम का, मुझे लग रहा है शायद वो अच्छा, रेजोनेंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी, बिल्कुल वो वाला फैक्टर हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो जो रेजोनेंस वाला है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, पक्का सर? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर सर ने बताया ये रेजोनेंस स्टेबल है, और यहाँ पर जो है रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है या नॉन रेजो स्टेबल है। तो दोनों में से स्टेबल जो अल्कीन रहेगा वो ए इज मोर स्टेबल देन बी। मतलब सर अगर कभी एग्जाम में रेजोनेंस और अल्फा एच देखना है तो हमें पहले क्या देखना पड़ेगा? रेजोनेंस। मतलब बच्चों ध्यान रखिएगा, अल्फा एच से आंसर आ रहा है और रेजोनेंस से आंसर आ रहा है, तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर जो रहेगा वो रेजोनेंस रहेगा। मगर अल्फा एच आ रहा है तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से डिसाइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें सर, तो सर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई मुझे, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। सर यहां पर जो है ये लगातार पाई बॉन्ड है, क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड है, और यहां पर जो है ये जो है कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है, मतलब रेजोनेंस स्टेबल पाई बॉन्ड है, और ये आइसोलेटेड पाई बॉन्ड है। अलग अलग। सर अगर इनमें स्टेबिलिटी की बात करें, अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा स्टेबल, तो हम क्या आंसर? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला रहेगा, ड्यू टू दी रेजोनेंस। तो जब भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट स्टेबल, तो जहां रेजोनेंस हो रहा है रेजोनेंस वाला फैक्टर बड़ा रहेगा। सर एक में रेजोनेंस हो रहा है और एक में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो किसको देखेंगे हम? जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है उसको हम देखेंगे। बच्चों एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, हमने स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन देखा, हमने फ्री रेडिकल, हमने जो है यहां पर अल्कीन का स्टेबिलिटी देखा। अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मतलब ये क्या फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
देखिए सर, यहां पर अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट नॉन एज अ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम बात करें सर, अगर हमसे पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता सर ने बोला सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सर सिग्मा और पाई में मजबूत बॉन्ड सिग्मा है। तो सर स्टेबल बॉन्ड कौन सा होगा? स्टेबल भी सिग्मा होगा। जो बच्चों स्टेबल बॉन्ड है, मतलब जो मजबूत बॉन्ड है वही स्टेबल बॉन्ड है। तो सर यहां पर जब हम इस पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन ऐड करने पर हमने क्या करा? दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मतलब हमने एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए हैं। यही सर हमने किया। बिल्कुल। मतलब हमने एक अनस्टेबल बॉन्ड को तोड़कर 2 स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है। मतलब यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है और ऊर्जा मतलब एनर्जी जो है वो कम हो रही है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं, क्या ये ए है और ये बी है, तो इसको मैंने यहां रखा तो क्या सर बी को मैं यहां रखूंगा? बिल्कुल। मतलब यहां से यहां जाने पर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं बच्चों, तो एनर्जी मतलब ऊर्जा जो है ए से बी तक जाने में कम हो रही है। और कम कैसे होगी सर? अंदर लेकर या बाहर निकलकर? मतलब बाहर निकलकर। तो हाइड्रोजन के जुड़ने में जो एनर्जी बाहर निकलती है उस एनर्जी का नाम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो बच्चों कहानी समझ में आई? अब एक पाई बॉन्ड पर मैंने 2 सिग्मा बनाए, तो 2 पाई पर 4 सिग्मा मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। 3 पाई पर जो है और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब सर यहां पर तो कौन सा बन रहा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जनरली HOH हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर हो जाए उस केस को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन अगर पाई बॉन्ड का नंबर बराबर होता है। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, जनरली हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको यहां पर ऐसा मिल जाए और वो हम ही दिखा देंगे आपको अभी वो क्वेश्चन जो मिलने वाला है, जो आपको दिख सकता है। सर सबसे पहले अगर हम ए और बी में कंपेयर करें तो ए में 2 पाई है और इसमें 1 पाई है। इसमें 2 पाई है, इसमें 1 पाई है। तो सर HOH किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। क्यों सर, क्यों ज्यादा हुआ? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ ज्यादा है। सर फिर 2 में क्या होने वाला है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सर इक्वल है, तो हम स्टेबिलिटी से देख लेते हैं। तो स्टेबल ए वाला ज्यादा है। अब यहां पर स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस से चेक करेंगे तो यहां पे रेजोनेंस ए में नहीं हो रहा है और बी में रेजोनेंस हो रहा है। तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही कम होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का जो ऑर्डर है वो होगा ए ग्रेटर देन बी, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो होगा बी ग्रेटर देन ए। तो बच्चों स्टेबिलिटी का उल्टा जो रहेगा, अगर पाई बॉन्ड बराबर हो जाते हैं तो वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन रहेगा। यहां पर जो है सर अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, इन क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले ए और बी में सर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यहां पर ये जो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है। ये वाला जो है आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये है आपका ए जो है वो सिस आइसोमर है और जो बी है वो ट्रांस आइसोमर है। मुझे पता है ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ट्रांस नहीं सर, ट्रांस आइसोमर का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ट्रांस आइसोमर का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, मतलब उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम हो जाएगा। तो इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का जो ऑर्डर है वो ए का ज्यादा होगा और बी का कम होगा। और सर स्टेबिलिटी पूछ ले तो बी का ज्यादा, स्टेबिलिटी बी का ज्यादा होगा। सर फिर अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल, अगले क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में इक्वल है। अब आप यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे क्योंकि यहां पे रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। तो देखिए यहां पर 3 और 3 6 एंड 4 10 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर आपके पास में 3 and 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर आपके पास में 2 और 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहां पर आपके पास में 2 इधर और 1 इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं बच्चों। पहले स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ए, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद डी। और अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर लिखना है तो कुछ नहीं करना, जो आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है उसको जस्ट उल्टा कर लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा डी, बी, सी एंड ए। बिल्कुल, तो इस तरह से हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बहुत ही जो है मजेदार क्वेश्चन है। सर कैसे
मतलब सर यहां पर वही है हमारे पास में बच्चों, आप देख पा रहे हैं 3 इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड हमें दिए गए हैं। अब यहां पे आप देखिए रेजोनेंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पे पाई सिग्मा पाई रेजो हो रहा है, यहां पर भी पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम है। अब इन तीनों में अगर हम बात करें, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एक कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था, ये वाला जो कंपाउंड है रेजोनेंस तो इसमें हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये क्या बन जा रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जा रहा है, एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी आ जा रही है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जा रही है। तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम लिखें तो ए और सी की ज्यादा होगी और बी की जो है वो कम होगी, और बी की कम होने से उसके पास ऊर्जा ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर HOH का जो ऑर्डर आ जाएगा वो ऑर्डर आ जाएगा बी, और उसके बाद सी, उसके बाद ए, क्योंकि ए रेजोनेंस स्टेबल है इसलिए साथ में चला जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको परेशान कर सकता है, आप हो सकता है रेजोनेंस देखकर इसको एक्स्ट्रा स्टेबल मान लें और एक्स्ट्रा स्टेबल मानकर इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम कर दें, तो उसमें आपको यहां पर रेजोनेंस की वजह से अगर एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है तो ऐसे रेजोनेंस का कोई फायदा नहीं है बच्चों। हाँ, एंटी एरोमेटिक मतलब एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और उस एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड को आपको यहां पर बच के रहना है। तो यहां पर मैं दोबारा से HOH का ऑर्डर लिख देता हूं। सबसे ज्यादा HOH जो है बी का आएगा, फिर सी का आएगा, फिर ए का आएगा। सर अगले क्वेश्चन में ए बी सी, ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा। सर ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमने बताया कि HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड जो यहां पर ऑर्डर आएगा HOH का सी बी ए, क्योंकि पाई बॉन्ड का नंबर सी में ज्यादा है, और नंबर सी में ज्यादा है तो सी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए। इस तरह से हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर हम यहां पर बात करें इस ऑर्डर की, तो सर ये ऑर्डर बिल्कुल ही गलत होता है। ये बिल्कुल डेटाबेस ऑर्डर है। यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, और साइक्लिक रेजोनेंस से रिंग एरोमेटिक हो गई, एरोमेटिक होने से एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई तो एनर्जी कम हो गई, मतलब इसके पास एनर्जी कम है, तो हाइड्रोजन के जुड़ने पर कम एनर्जी बाहर निकालेगा, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। तो यहां पर जो रियल ऑर्डर आता है, जो रियल में ऑर्डर यहां पर हमें मिलेगा वो मिलेगा बी, उसके बाद मिल जाएगा सबसे ज्यादा मिल जाएगा बी, फिर उसके बाद मिल जाएगा सी, फिर उसके बाद मिलेगा ए। मतलब ए लास्ट में आ गया। बच्चों इसका कोई कंपैरिजन नहीं, पाई बॉन्ड कम है लास्ट में चला गया, सिर्फ बी और सी में कंफ्यूजन है। इसका ज्यादा होना चाहिए था मगर नहीं है। यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, मगर ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया एरोमेटिक की वजह से, इसलिए ये हीट कम बाहर निकालेगा। तो इसलिए ऑर्डर जो है बी का ज्यादा होगा सी के कंपैरिजन में, तो ऑर्डर आ जाएगा बी सी ए। इस तरह से हम यहां पर कंपेयर करेंगे, और ये वैल्यू भी आप जो है यहां पर याद रख सकते हैं। ये आपको याद रखना है। हीट ऑफ कंबशन, कंबशन क्या है? कंबशन मतलब जला देना, जलाकर। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गिवन कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। मतलब इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला दें तो ये कंप्लीटली अगर इसका कंबशन कर दें तो CO2 और H2O बनेगा, और इसको हमने बैलेंस किया हुआ, वो बैलेंस आप कर सकते हैं। तो सर अगर एक कार्बन के जलने पर मान लीजिए 100 एनर्जी निकली, बिल्कुल, तो 2 कार्बन पर 200, 3 कार्बन पर 300। भाई जितनी लकड़ियां जलाओगे आग उतनी ज्यादा लगेगी, जितना कोयला जलाओगे आग उतनी ज्यादा लगेगी। तो फाइनली जितने कार्बन जलाएंगे वहां पर हीट उतना ज्यादा निकलेगा। तो हम यहां पर सिंपली कह सकते हैं HOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो। ठीक है, तो यहां पर बच्चों इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। ए बी सी डी में ए वाली रिंग स्टेबल है, मगर कार्बन यहां पर ज्यादा जलेंगे, तो HOC हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। बट अगर कार्बन का नंबर बराबर हो जाए, जैसे सर ए और बी में कार्बन बराबर है मगर सी और डी में कम है, तो सबसे कम हीट ऑफ कंबशन जो रहेगा वो डी का रहेगा। मतलब HOC सबसे जो कम रहेगा वो यहां पर डी का रहेगा। अब सर ए बी सी में ए बी का ज्यादा होगा और सी का कम होगा, मगर बी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ट्रांस आइसोमर है। तो यहां पर हीट ऑफ कंबशन ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 3 टॉपिक खत्म करे।
ये कंप्लीटली हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म कर लिया विद हीट ऑफ कंबशन। अब हम अगला टॉपिक इन तीनों फैक्टर से हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव और मीजोमेरिक से पढ़ने वाले हैं।